नमस्कार दोस्तों, एडू ई टॉपर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 30 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए वास्तविक प्रश्न को व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाता है और हम ऐसे ही लेकर आते रहेंगे आपके समक्ष वीडियो जो लाभदायक हो। तो बिना देर किए चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर। पहला, ओईसीडी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस। पेरिस, फ्रांस। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1961 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों, जितने भी मुख्यालय हैं, जितने भी संगठन का मुख्यालय वो चीज देख लीजिएगा, हमने जिक्र भी कर दिया है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। नाम NAM गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेलग्रेड में स्थित है। WTO का संगठन का मुख्यालय यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है जेनेवा में। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा वियना में स्थित है। अगला, IMO यानी अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा लंदन में स्थित है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा जेनेवा में। अगला है कि 2014 में कौन सा नया राज्य बना है? तो एक बार राज्यों से संबंधित प्रश्न को देख लीजिएगा। उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। हमने पिछले वीडियो 28 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट के जो वीडियो डाले हैं उसमें ही जिक्र किया है कि तेलंगाना राज्य का कब बना था और उसके प्रथम मुख्यमंत्री और प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो आइए, झारखंड राज्य कब बना था? तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर बना था। उत्तराखंड राज्य कब बना था? तो 9 नवंबर 2000 को ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश से कौन अलग होकर राज्य बना है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना था और ये मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। तेलंगाना राज्य जो बना था 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। गोवा राज्य बना 30 मई 1987 को। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया? तो 1952 से मिला। दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश 1944 से। और मिजोरम राज्य बना 20 फरवरी 1987 को। और त्रिपुरा राज्य कब बना? 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। तो ये स्वतंत्रता से पहले जो केंद्र शासित प्रदेश था वो दादर नगर हवेली था। अगला, कौन सा बांध अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ता है? करंट का क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा आंसर ढोला सदिया सेतु। ढोला सदिया सेतु है जिसे भूपेन हजारिका सेतु के नाम से भी जानते हैं। और देश का सबसे लंबा नदी पुल जो है भूपेन हजारिका सेतु, और इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा टिहरी बांध। कौन बांध हो जाएगा? टिहरी बांध। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हीराकुंड बांध। मेटूर बांध कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कोयना बांध कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। थीन बांध किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो यह महानदी पर है। और कावेरी जल विवाद हमेशा प्रश्न में आता है कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो आंसर होगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका की कार्यकारी राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिटोरिया। दुनिया का एकमात्र देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं, कार्यपालिका, न्यायिका और विधायिका राजधानी। कार्यपालिका राजधानी है जो दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया। न्यायिक राजधानी है जो ब्लोमफॉन्टेन। विधायिका राजधानी है जो केप टाउन। अभी जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देंगे वो एक चीज को जब अवश्य देख लीजिएगा, बड़ा ही लाभदायक होगा। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो रैंड है। दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं तो सिरिल रामाफोसा। 2 राजधानी वाला देश हमने जिक्र कर दिया है, बोलीविया। बोलीविया के 2 राजधानी है, कार्यकारी राजधानी है लापाज और न्यायिक राजधानी कहाँ है? तो अस्थुकेरे। अगला है मेन जो राजधानी है वो पढ़ लेते हैं। मलेशिया की राजधानी है, आधिकारिक और शाही राजधानी है कुआलालंपुर और न्यायिक राजधानी कहाँ है? पुत्रराजया। होंडुरास की 2 राजधानियां हैं,
पहला तेगी सिगाल्पा और दूसरा कुमाए गुएला। कोट डी आइवरी की दो राजधानियां हैं, अबीदजान और यामुयोसुको। अगला है 5 नंबर, द रिपब्लिकन पुस्तक किसने लिखी है? तो एक बार पुस्तक और उसके लेखक जरूर देख लीजिएगा इस टाइप के। द पुस्तक रिपब्लिकन पुस्तक प्लेटो ने लिखी है। द प्रिंस ऑन द आर्ट ऑफ वार पुस्तक के लेखक है मैकियावेली। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के पुस्तक के लेखक है रूसो। द डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक के लेखक है चार्ल्स डार्विन। वार एंड पीस लियो टॉलस्टॉय। हो सकता है आने वाले एनटीपीसी एग्जाम में पूछे, ये उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो देंगे। पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? तो अरस्तु ने लिखी है। डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी है? तो दांते ने लिखी है। और दास कैपिटल किसने लिखा है? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है। द वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ द्वारा लिखा गया है। अगला 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऐसा ट्रेनिंग क्वेश्चन आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा एनके सिंह। इनका फुल फॉर्म हो गया नंद किशोर सिंह। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 2025 तक किया गया है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वाईवी रेड्डी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, भी बीपीएससी में आया था। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बलबीर सिंह। और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं के माथुर यानी अशोक कुमार माथुर। और वित्त आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 में है। अगला क्वेश्चन आया था, बारदोली सत्याग्रह से संबंधित नेता कौन है? तो आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी प्रश्न का जिक्र हमने पिछले वीडियो में कर दिया है। बारदोली सत्याग्रह जून 1927 में शुरू हुआ था और व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश में। बाइकोम सत्याग्रह जो है वो 1924 से 25 के बीच चला था। और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में सन 1917 में हुआ था और यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। अगला, विशिष्टाद्वैत मत के संस्थापक कौन थे? ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, तो हमने पूरा जिक्र कर दिया है ताकि क्वेश्चन अब आएगा जो उसमें छूटे नहीं। तो विशिष्टाद्वैत मत के संस्थापक तो रामानुजाचार्य। द्वैत सिद्धांत के संस्थापक आनंद तीर्थ। सुविधाद्वैत सिद्धांत के संस्थापक वल्लभाचार्य। द्वैताद्वैत के संस्थापक निम्बार्काचार्य। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि। योग दर्शन के पतंजलि। न्याय दर्शन के गौतम। वैशेषिक दर्शन के उलूक कणाद। पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? तो बादरायण। याद रखिएगा इतना सारी चीजों को। अगला है पुस्तक और उनके लेखक। 2 प्रश्न आए थे आज। तो मृच्छकटिकम यानी मिट्टी का खिलौना किसकी रचना है? पुस्तक तो आंसर हो जाएगा शूद्रक। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्सायन। 10 कुमार चरितम के लेखक है दंडी। हिमायूनामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम। नीति शतक श्रृंगार शतक के लेखक हैं भर्तृहरि। प्रेमवाटिका के लेखक हैं रसखान। मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो अलबरूनी। और चित्रांगदा और गीतांजलि के लेखक कौन है? तो आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला, महावीर स्वामी का मूल यानी बचपन का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा वर्धमान। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था उनका नाम सिद्धार्थ था। अजात शत्रु का उपनाम क्या था? कुनुक था। हो सकता है अगले एग्जाम में पूछे, इसलिए पूरा बचपन के नाम हमने जिक्र कर दिया है। अकबर के बचपन का नाम क्या था? तो जलाल था। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खान था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। और जैन धर्म का प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था और इसकी अध्यक्षता, या गुजरात गलती लिखा गया है, 300 ईसा पूर्व स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। तो प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र। महावीर ने अपना उपदेश प्रकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया था। और महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी एरिजपालिका नदी के तट पर जिरिभिक के समीप साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। अगला है 2022 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहां पर होंगे? ये भी क्वेश्चन का हमने पिछले पेपर में जिक्र कर दिया है। ये होगा बर्मिंघम इंग्लैंड में।
2023 में 13वां विश्व कप क्रिकेट कहाँ होगा? तो ये होगा भारत में। और 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ होगा? तो ये फ्रांस में होगा। 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2020 में कहाँ हुआ? तो ये हुआ छत्तीसगढ़ में। 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 2022 में कहाँ होगा? तो ये होगा बीजिंग में। 19वां एशियाई खेल 2022 यानी एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? हांगझू चीन में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आने वाले एनटीपीसी एग्जाम में पूछे। और 7वां प्रो कबड्डी लीग 2019 के विजेता कौन थे? तो कौन टीम था? तो ये हो जाएगा बंगाल वॉरियर्स। 7वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 कहाँ में हुआ? तो ये हो जाएगा दोहा, कतर में हुआ। कहाँ हुआ? दोहा, कतर में हुआ। सोना के उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? तो एक बार उत्पादन और उत्पादकता से संबंधित क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ये उत्तर हो जाएगा चीन। सोना के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद स्थान रूस का आता है। विश्व में सोना के संचित भंडार सबसे ज्यादा कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया के 2 खाने सर्वप्रसिद्ध हैं, कार्लगुरली और कुलगार्डी। ये दोनों खाने हैं, ये सोने के खानों के लिए प्रसिद्ध हैं। चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है ये मैक्सिको का है, इसके बाद पेरू और इसके बाद चीन। और भारत में सोने के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो कर्नाटक का है। किसका है? कर्नाटक का है। और कर्नाटक का कुलारखान से श्रवण का उत्पादन होता है। अगला, ऑपरेशन ग्रीन योजना किससे संबंधित है? तो ये है सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों को सब्जियों की उत्पादन की सही कीमत मिल सके, इसके लिए है। तो सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा और किसानों की सब्जियों के उत्पादन की सही कीमत मिल सके। इस योजना को, ऑपरेशन ग्रीन योजना को पूर्व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने लॉन्च किया था। इसके तहत किसान के सब्जियों एवं फलों के परिवहन पर भंडारण के लिए दे रही है सरकार 50% अनुदान। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध से है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी जिसे आयुष्मान भारत योजना कहा जाता है, इसका शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को रांची से हुआ। ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो 23 सितंबर 2018 को रांची से हुआ। और इसका जो उद्देश्य है, गरीब परिवारों को 5 लाख तक कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क। अगला है उज्ज्वला योजना का आरंभ, ये 1 मई 2015 को हुआ। और इसकी जो उद्देश्य था, बिजली की खपत कम करने और एलईडी बल्ब को बेचना, यानी एलईडी बल्ब का प्रयोग करना। अगला है साथी ऐप का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा उद्यमियों से संबंधित। कुछ विचार और इसको जान लेते हैं। जिसे आरोग्य सेतु ऐप, इसके जारी करता है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कोरोना काल में ये आरोग्य सेतु ऐप जारी किया गया था। और इसकी जो विशेषता है, वो कोरोना से संबंधित व्यक्ति से 6 फीट संपर्क में आने से पहले ही यह एप्स क्या दे देगा? सूचना दे देता है। हरित पथ ऐप, इसके जारी करता थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। और इसका उद्देश्य जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण पर निगरानी के लिए। उक्ति पोर्टल, आता है क्वेश्चन कि उक्ति पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका जो नाम हो गया है अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। और इसका जो उद्देश्य है उक्ति पोर्टल का, कोरोना वायरस में मंत्रालय के प्रयास के निगरानी हेतु। अगला क्वेश्चन है बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ता है? ऐसा क्वेश्चन ट्रेंड में आ रहा है, तो जितने भी जल संधि है महत्वपूर्ण वो देख लेंगे। तो बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुक्ची सागर को जोड़ता है। देखते हैं जिब्राल्टर जल संधि, तो जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। मैगलन जल संधि तो प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। डेविस जल संधि, डेविड जो जल संधि है यह है बेफिन की खाड़ी और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। हडसन जल संधि, हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। अगला है किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। इस ट्रेंड टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका जिसका मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया है।
वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद हैं: आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है कि राज्य विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता है और विधानसभा के सदस्य की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है विधान परिषद की सदस्य की संख्या, यानी विधान सभा के सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है विधान परिषद के सदस्य की संख्या। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है और विधान परिषद बनने की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो 30 है। अगला है, ममलूक वंश या दास वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का संस्थापक था जो जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग। बहमनी वंश का संस्थापक हसन गंगू। सालू वंश का संस्थापक नरसिंह। सैयद वंश का संस्थापक खरीज खान और गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव। इतने सारे चीजों को मेन इम्पोर्टेंट वंश को हमने लिख दिया है, आप लोग याद लीजिए। और हाँ, जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। एडू पर यूट्यूब चैनल, आपका अपना चैनल। अगला, वह वायसराय कौन था जिसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश किया 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। और इनका जो कार्यकाल था 1876 से लेकर 1880 तक था। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू, शस्त्र अधिनियम लागू लॉर्ड लिटन के शासन में हुआ और लॉर्ड रिपन ने पुनः सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश संबंधी आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया? 21 वर्ष। सन जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। ये सर जॉन लॉरेंस 1864 से 1868 के बीच थे। इन्होंने अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसका कार्यकाल जो था 1856 से लेकर 1862 था। 1857 के विद्रोह के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। व्यवगत का सिद्धांत यानी हक नीति लॉर्ड डलहौजी के शासन में हुआ। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलनबरो ने किया और इसकी जो कार्यकाल था 1842 से 1844। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेडकॉफ कहा जाता है। अगला है, सबसे प्राचीन बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? तो आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। यह ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। जातक कथाएं में गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित है। सूत पिटक में त्रिपिटक के 3 भाग होते हैं: सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। तो सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और दैनिक जीवन से संबंधित नियम है। अगला, मिलिंद पन्हो बौद्ध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रागसेन। बुद्ध चरित सौंदरानंद के लेखक कौन है? अश्वघोष। और एशिया के ज्योतिपुंज से किसे जानते हैं? तो गौतम बुद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार अलग अलग एग्जामों में आया हुआ है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। कल्पसूत्र जैन ग्रंथ के लेखक कौन है? तो भद्रबाहु। अगला, अभी हाल ही में निपाह वायरस किस राज्य में फैला था? तो आंसर हो जाएगा केरल। निपाह वायरस क्या है? तो निपाह वायरस के कारण एक वायरल संक्रमण है और यह वायरस चमगादड़ में मिला। इबोला वायरस एक विषाणु है जिसे हीमोरेजिक बुखार के नाम से जानते हैं। हीमोरेजिक बुखार के नाम से जानते हैं। कोरोना वायरस की पुष्टि अभी जो फिलहाल में चल रहा है, कोरोना वायरस की पुष्टि दिसंबर 2019 के मध्य चीन के वुहान शहर से हुई। 2019 के मध्य में चीन के वुहान शहर से हुई। दिसंबर 2019 में मध्य चीन के वुहान शहर से हुई। WHO ने बीमारी का आधिकारिक नाम क्या रखा है? तो कोविड-19 रखा है।
इनमें कौन सा उपधातु है? तो आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। और 6 पर्यायी उपधातु कहे जाते हैं जिनमें महत्वपूर्ण है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम। ये 6 उपधातु हैं। कुछ अधातु के उदाहरण हैं जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण हैं तो उत्कृष्ट धातु में सोना, प्लेटिनम, प्लेटिनियम, सिल्वर और मरकरी। हीरा एक ऐसी अधातु है जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। द्रव अधातु तत्व हो जाएगा ब्रोमीन। द्रव धातु तत्व तो हो जाएगा हरा। विद्युत का सुचालक अधातु हो जाएगा ग्रेफाइट। और कुल धातु तत्वों की संख्या कितनी है? तो 91। और कुल अधातु तत्वों की संख्या तो आंसर हो जाएगा 27। और मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व क्या हो जाएगा? तो सोडियम। इतने सारी चीज को एक प्रश्न में जाने। अगला है, भारत द्वारा सूर्य से संबंधित अध्ययन करने के लिए मिशन का नाम है? तो आंसर होगा आदित्य 11। इसरो ने आदित्य 11 को 400 किलो वर्ग के उपग्रह के रूप में नामित किया है, जिसे ध्रुवीय उपग्रह PSLV XL प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया जाएगा। और सितंबर 2015 के बाद एस्ट्रोसैट के बाद आदित्य 11 दूसरा अंतरिक्ष खगोल विज्ञान मिशन हुआ। इससे पहले एस्ट्रोसैट को लॉन्च किया गया था 2015 में। आदित्य 11 सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और तेजोमंडल का अध्ययन कर सकता है। और आदित्य 11 को 2022 में लॉन्च किया जाएगा। शुक्रयान को 2023 में शुक्र के वायुमंडल के अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। मंगलयान 2 को कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2024 में मंगल ग्रह हेतु दूसरे इंटरप्लेनेटरी मिशन को लॉन्च किया जाएगा। अगला है, भारत का पहला पृथ्वी उन्मुख उपग्रह कौन सा है? तो आंसर होगा IRS फर्स्ट ए। IRS फर्स्ट ए को 1988 में लॉन्च किया गया। अभी हाल ही में भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C49 प्रक्षेपण यान से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया और उसके साथ साथ 9 अंतरराष्ट्रीय उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। RISAT फर्स्ट ए, रिसैट फर्स्ट ए 2021 में लॉन्च होने वाला नियोजित रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। निसार NISAR 2022 में लॉन्च होने वाला बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह है। बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह हो सकता है अगले एग्जाम में पूछे, इसलिए हमने जिक्र कर दिया है, देख लीजिएगा। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो आंसर होगा लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा हुई एवं भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1912 ईस्वी में बनी। लॉर्ड हार्डिंग बम कांड 1912 ईस्वी में हुआ था और इस कांड में बाल मुकुंद को फांसी दी गई थी। रॉलेट एक्ट के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और इनका जो कार्यकाल था 1916 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक था। चौरी चौरा हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रीडिंग थे। इनका कार्यकाल जो था 1921 से 1926 ईस्वी तक था। साइमन कमीशन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। इनका जो कार्यकाल था 1926 से 1931 तक था। अगला, अभी हाल ही में अमेरिका के चुने गए राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा जो बाइडन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की पद जीती हैं कमला हैरिस। बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री है शेख हसीना। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री का नाम है एंटोनियो कोस्टा। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री जिसका हाल ही में अगस्त 2020 में चुनाव हुआ है तो चुने गए हैं महिंद्रा राजपक्षे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ। म्यांमार के राष्ट्रपति हैं विन मित। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे इन। अगला, भारत सरकार की कौन सी योजना है जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है? तो आंसर हो जाएगा पहल योजना।
पहल योजना का जो उद्देश्य है, सरकारी लाभ सीधे लोगों के बैंक खातों में हस्तांतरित करने के उद्देश्य से रसोई गैस सब्सिडी शुरू। पहल योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2014 से 54 जिलों से शुरुआत की थी पीएम नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को हुआ था और इसका जो उद्देश्य था, सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना। हृदय योजना का शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था और इसका जो उद्देश्य है, देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहरों को फिर से जीवित करना। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था और इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति को अपने जमा किए गए रुपयों के आधार पर 1000 से 5000 रुपये का पेंशन प्राप्त करना बुढ़ापा में। अगला है, न्यूरॉन से मस्तिष्क में सिग्नल यानी सूचना पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा मेरुरज्जु। साइंस के बहुत कम ही क्वेश्चन आ रहे हैं। मेडुला ऑम्बलेटा का पिछला भाग है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है। सेरेब्रम का कार्य है बुद्धिमत्ता, याददाश्त, इच्छा शक्ति, चिंतन और ऐच्छिक गतियों का केंद्र सेरेब्रम है। सेरिबेलम यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तंत्रिका की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। और मस्तिष्क क्या है? तो मस्तिष्क एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। मस्तिष्क क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अगला है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? तो उत्तर हो जाएगा 1032 बाइट। 1 बाइट में 8 बिट होती है। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट। 1 एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट और 4 बिट्स में कितने के बराबर होती है? तो 1 निबल के बराबर होती है। अगला है बीसीडी। बीसीडी है बाइनरी कोडेड डेसिमल। और बग क्या है? तो बग कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है। एक बार फिर यूट्यूब पर चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसे शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे को भी लाभ पहुंचे। अगला है, DHCP का फुल फॉर्म होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। यूएसी का फुल फॉर्म होगा यूजर अकाउंट कंट्रोल। VDU का विजुअल डिस्प्ले यूनिट। IP के इंटरनेट प्रोटोकॉल। SDR के सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। ISDN इंपोर्टेंट हो सकता है, आ सकता है, तो इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। अगला है, इनमें कौन सा अकशेरुकी प्राणी में शामिल है? तो आंसर हो जाएगा घोड़ाघोंगा। अकशेरुकी प्राणी का उदाहरण है कीट, केकड़ा, झींगा, घोंघा, ऑक्टोपस और आटा फिश। अकशेरुकी प्राणी का किसे कहते हैं? तो जिनको मेरुदंड नहीं होता है और ना ही मेरुदंड विकसित होता है यानी अविकसित होता है, तो वैसे प्राणी क्या लेंगे? अकशेरुकी प्राणी यानी जिनमें कशेरुक नहीं होता है। कशेरुकी प्राणी में कॉर्डेटा सबसे बड़ा उपसमुदाय है, यानी कॉर्डेटा सबसे बड़ा क्या है? तो उपसमुदाय है। जीवों के त्रिनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो लैमार्क ने किया था। याद कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है। और जीवों को ह्यूइटकर ने 5 वर्गों में बांटा है। जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, मोनेरा जगत के उदाहरण हैं। मोनेरा जगत के उदाहरण कौन है? तो जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा। अगला है, 2018 में कौन से सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया था? तो आंसर हो जाएगा GSAT-11 मिशन। 2018 में लॉन्च किए गए 4 सैटेलाइट और इसके अलावा अन्य सैटेलाइट हैं, देख लीजिएगा, PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। 2018 में लॉन्च किया गया सैटेलाइट है GSAT-7A, GSAT-11 मिशन, हाईसिस और GSAT-29 ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा GSAT-6A, कार्टोसैट-2, माइक्रोसैट-2, INS-1A का लॉन्चिंग हुआ था। 2019 में लॉन्च किए गए सैटेलाइट हैं इमीसैट, कार्टोसैट-3, माइक्रोसैट, चंद्रयान-2, GSAT-31, रिसैट। और कार्टोसैट जो है मानचित्रण कार्य हेतु प्रयुक्त उपग्रह होता है और माइक्रोसैट है जो पृथ्वी का सर्वेक्षण बताता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हम आप लोगों को ऐसे ही वीडियो
और पीडीएफ प्रोवाइड कराते रहेंगे। और हाँ, मेहनत भी कीजिए, खूब जम के मेहनत कीजिए। धन्यवाद।